जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 10 मई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो 14 बने हैं, उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हाल ही में 21 अप्रैल 2025 को ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया था। यहाँ पर आप पोप फ्रांसिस को देख सकते हैं। तो जब इनका निधन हो गया उसके बाद नया पोप चुनने की प्रक्रिया वेटिकन सिटी में शुरू हो गई थी। तो जो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट हैं, उन्हें नया पोप चुन लिया गया है और उन्होंने अपने लिए जो नाम चुना है वो चुना है लियो 14। तो अब उन्हें पोप लियो 14 के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर आप लियो 14 को देख सकते हैं। वो अमेरिका से पोप बनने वाले पहले कार्डिनल हैं। अब ये कार्डिनल क्या होता है? तो किसी चर्च का सबसे बड़ा पादरी या सबसे बड़ा जो पुजारी होता है उसे कार्डिनल बोला जाता है। तो अमेरिका के एक चर्च के कार्डिनल थे रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट। अब उन्हें ही पोप लियो 14 के नाम से जाना जाएगा। पोप लियो 14 के बारे में अगर हम बात करें तो यह अमेरिका और पेरू के नागरिक हैं, यानी इनके पास अमेरिका और पेरू की नागरिकता है। इनका जन्म 14 सितंबर 1955 को अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। यह टेनिस प्लेयर भी रह चुके हैं और अब उन्हें 8 मई 2025 को रोमन कैथोलिक चर्च के 267वें पोप के रूप में चुना गया है। अब सवाल आता है कि पोप कहाँ रहते हैं? तो दोस्तों, पोप वेटिकन सिटी में रहते हैं। वेटिकन सिटी एक देश का नाम है जो कि दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है। वेटिकन सिटी कहाँ पर स्थित है? तो जो इटली की राजधानी रोम है उसके अंदर एक छोटा सा स्वतंत्र देश है जिसे वेटिकन सिटी बोला जाता है और यह कैथोलिक चर्च का केंद्र है। पोप जो होते हैं वो वेटिकन सिटी में स्थित जो अपोस्टोलिक पैलेस होता है उसमें रहते हैं। यहाँ पर आप अपोस्टोलिक पैलेस को देख सकते हैं, यहीं पर पोप रहते हैं। और जो पोप होते हैं वो वेटिकन सिटी के राजा भी होते हैं। उनके पास कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ होती हैं वेटिकन सिटी की। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने ये बताया है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है। और दुनिया में सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन है? चाइना, फिर इसके बाद अमेरिका और तीसरे स्थान पर कौन है? इंडिया। चलिए दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट इंडेक्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 को जारी किया गया था। इसमें भारत की रैंक है 130 और पहले स्थान पर आइसलैंड है। और 2025 का जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया था, इसमें भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर नॉर्वे है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत 118वें स्थान पर है, जबकि फिनलैंड पहले स्थान पर है। दोस्तों, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। भारत का जो वन क्षेत्र है वो बढ़कर के 25.17% हो गया है, यानी अब भारत के कुल क्षेत्रफल में 25.17% क्षेत्रफल फॉरेस्ट है। 2024 वायु प्रदूषण रैंकिंग में भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में 5वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो देश है चाड, वो पहले स्थान पर है। हुरोन अरबपतियों की सूची 2025 को अभी हाल ही में जारी किया गया था। इसमें भारत तीसरे स्थान पर है और अमेरिका पहले और चाइना दूसरे स्थान पर है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 9 मई 2025 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। तो अब 9 मई 2025 को इस योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो यह 18 से 50 वर्ष की आयु के बचत बैंक के खाता धारकों के लिए लॉन्च की गई थी। इस योजना में किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है और इसका प्रीमियम कितना था? हर साल 436 रुपए, यानी इस बीमा योजना के लिए जो प्रीमियम भरना होता था वो 436 रुपए भरना होता था। और अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी किसी भी कारण से तो उसमें 2 लाख रुपए का
जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता था। दोस्तों चलिए कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में शुरू की गई हैं। जैसे एकल महिला सशक्त रोजगार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार के द्वारा, और महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा, राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार, सुजल परियोजना कर्नाटक की सरकार के द्वारा, विकासिता गांव योजना ओडिशा सरकार के द्वारा, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार के द्वारा, और गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो ये योजनाएं आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत अर्नाला प्राप्त हुआ है। इसको कहां तैयार किया गया है? आंसर हो जाएगा L&T शिपयार्ड लिमिटेड में। ठीक है, तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी को पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत प्राप्त हुआ है जिसका नाम है अर्नाला। तो इसको तैयार किया गया है L&T शिपयार्ड लिमिटेड में। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? तो कोलकाता में स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। दोस्तों ये जो अर्नाला युद्धपोत है इसकी लंबाई कितनी है? 77 मीटर की, और यह डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन से संचालित होने वाला भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है। यहाँ पर आप उसे देख भी सकते हैं। भारत के कुछ प्रमुख युद्धपोत डिस्कस करते हैं। तो भारतीय नौसेना के पास फिलहाल में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिसमें INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य है। भारतीय नौसेना में विध्वंसक जहाज भी हैं जिसमें INS दिल्ली, INS मैसूर, INS मुंबई, INS राणा, INS रणविजय, INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में कौन सा शहर शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा कोझिकोड। तो दोस्तों केरल का एक शहर है कोझिकोड, तो उसे WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वृद्ध अनुकूल शहरों और समुदायों के नेटवर्क में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। दोस्तों WHO ने ये माना है कि जो कोझिकोड शहर है यह जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं या जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए अनुकूल है, उनके लिए वहाँ पर वातावरण है, सुरक्षित वातावरण है। इसलिए WHO के द्वारा कोझिकोड शहर को इस नेटवर्क में शामिल किया गया है। कोझिकोड को 31 अक्टूबर 2023 को यूनेस्को के द्वारा साहित्य का शहर भी घोषित किया गया था। इस प्रकार से यह भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बना था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारे में मध्य प्रदेश के साथ कौन सा राज्य शामिल होगा? आंसर हो जाएगा राजस्थान। यानी दोस्तों अब भारत में चीता संरक्षण के लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इस कॉरिडोर में मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान भी शामिल होने जा रहा है। और ये जो कॉरिडोर बनेगा ये 17,000 वर्ग किलोमीटर में स्थापित किया जाएगा। इस कॉरिडोर का जो उद्देश्य है वो है चीता का संरक्षण करना और उनका जो आवास है उसको संरक्षित करना। ठीक है, इस कॉरिडोर में 27 जिले शामिल होंगे जिसमें राजस्थान के 13 जिले होंगे और मध्य प्रदेश के 12 जिले होंगे। यह कॉरिडोर मध्य प्रदेश के पालपुर कुनो नेशनल पार्क, इसके अलावा गांधी सागर अभ्यारण्य और राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जुड़ेगा। यानी कि ये सभी आपस में जुड़ेंगे और यहाँ पर चीते का संरक्षण किया जाएगा और चीतों का जो आवास है उसको भी संरक्षित किया जाएगा। अभी हाल ही में कुनो नेशनल पार्क से, जो कि मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है, इससे 2 चीतों को 20 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के ही गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया गया है। दोस्तों भारत में 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। ठीक है, तो पहली बार ये चीते लाए गए थे नामीबिया से और उनको कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था 17 सितंबर 2022 को। इसके बाद फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे, इनको भी इसी नेशनल पार्क में ही छोड़ा गया था। भारत को ऑफिशियली तौर पर 1952 में चीता मुक्त घोषित किया गया था। 1947 में अंतिम चीतों की मौत को मारा गया था। और आपको याद रखना है चीता का वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम है एसिनोनिक्स जुबेटस।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और ईरान के बीच कितने समझौता ज्ञापनों यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर हो जाएगा 2 समझौतों पर। तो अभी हाल ही में ईरान के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर अब्बास अरागची, वो भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए थे। तो वो 7 और 8 मई 2025 को भारत की यात्रा पर रहे हैं। इसी दौरान भारत और ईरान के बीच 2 MOU पर सिग्नेचर किए गए हैं। तो पहला जो समझौता था वो था सीमा शुल्क सहयोग पर, और दूसरा था चिकित्सा उत्पाद विनियमन यानी मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के लिए ये समझौता किया गया था। तो ये 2 समझौते हुए हैं भारत और ईरान के बीच में। ईरान की हम बात करें तो तेहरान इसकी कैपिटल है। इसके सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई और प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेस्कियान। करेंसी है ईरानी रियाल। यहाँ पर 2 प्रमुख रेगिस्तान हैं, दस्त ए कबीर और दस्त ए लूत। प्रमुख पर्वत श्रेणी है जाग्रोस और एल ब्रुज। दोस्तों, माउंट दमावंद सबसे ऊंची चोटी है ईरान की। और ईरान के पड़ोसी देशों में अजरबैजान है, आर्मेनिया है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और तुर्की। अगला क्वेश्चन है, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में की गई है और यह प्रतियोगिता फुटबॉल से रिलेटेड है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश का जो पापुम पारा जिला है और उसमें जो यूपिया नामक स्थान है, यहाँ पर यह चैंपियनशिप शुरू हुई है। इसमें 6 देशों ने हिस्सा लिया है, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, नेपाल और श्रीलंका। इसका जो फाइनल मुकाबला होगा ये 18 मई को होने वाला है। अब सवाल आता है कि इस चैंपियनशिप का आयोजन कौन करवा रहा है? तो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी सैप के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और यह चैंपियनशिप पहली बार 2015 में नेपाल में आयोजित की गई थी। भारत ने इस चैंपियनशिप को 3 बार जीता है। इस प्रकार से भारत की जो टीम है वो सबसे सफल टीम है इस चैंपियनशिप की। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो यह एक ऐसा संगठन है जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में फुटबॉल को डेवलप कर रहा है। इसका गठन 1997 में हुआ था। इसके मेंबर हैं बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान। अफगानिस्तान ने 2015 में सैफ को छोड़ दिया था और अफगानिस्तान मध्य एशियाई फुटबॉल संघ में शामिल हो गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ढाका, बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए संदर्भ की शर्तों पर सिग्नेचर किए गए हैं? आंसर हो जाएगा चिली। तो भारत और चिली के बीच में एक बहुत ही बड़ा समझौता होने जा रहा है और इस समझौते का नाम है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, या इसे शॉर्ट में CEPA के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जो समझौता हुआ है इसका उद्देश्य है भारत और चिली के बीच में जो व्यापार संबंध हैं उनको और मजबूत करना। इस समझौते में वस्तुओं का व्यापार तो किया ही जाएगा, इसके अलावा इसमें जो सेवा है, निवेश है और जो अन्य आर्थिक सहयोग है, इनको लेकर भी समझौते किए जाएंगे। दोस्तों, इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच अधिक समग्र और गहरे आर्थिक संबंधों का निर्माण करना। अब बात हुई है यहाँ पर चिली की, तो यह किस कॉन्टिनेंट में है? तो यह दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। राजधानी क्या है इसकी? सैंटियागो। करेंसी है चिली पैसो। और दोस्तों, यह बोलीविया, पेरू और अर्जेंटीना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये है बोलीविया, ये है पेरू और ये है अर्जेंटीना। तो इन देशों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। आपको याद रखना है कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसमें एक ऐसा स्थान है जिसे लिथियम ट्राइंगल बोला जाता है, जो कि लिथियम का एक भंडार है। तो ये 3 देशों में फैला हुआ है, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। तो ये है दोस्तों बोलीविया, ये है अर्जेंटीना और ये है चिली। तो इस प्रकार से ये लिथियम ट्राइंगल बना हुआ है। दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज। तो ये वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आदि शक्ति अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है आदि शक्ति अभियान। दोस्तों, अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती मनाई है। इसी अवसर पर इस आदि शक्ति अभियान को मंजूरी दी गई है। तो इसका उद्देश्य है
कुपोषण, शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बाल विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना, उनके लिए काम करना, सरकारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको प्रभावी बनाना। ठीक है, इसके लिए जो बजट तैयार किया गया है वो 10.50 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है। महाराष्ट्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अभी हाल ही में एक और योजना शुरू की गई थी जिसका नाम है पिंक ई रिक्शा पहल। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पर जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम शुरू किया गया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 को शुरू किया है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत की है। तो इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इसमें जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें अर्जुन400। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 2 साल की है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है इस कोर्स को लेने में तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। CBI के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? 1 साल। हाल ही में चर्चा में रहा पुलिसगर पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? पत्रकारिता। 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत की तट रेखा की लंबाई आधिकारिक तौर पर कितनी बताई गई है? 11,098.81 किलोमीटर। वियतनाम के हो ची मिन शहर में आयोजित 2025 के संयुक्त राष्ट्र दिवस वैसाख समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? किरेन रिजिजू ने। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग पहल किसने शुरू की है? दिल्ली सरकार ने। पूर्वोत्तर भारत का भूतापीय उत्पादन कुआं किस राज्य में खोदा गया है? अरुणाचल प्रदेश। IMDEX 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? सिंगापुर में। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर का स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? चौंटी में। अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन शिव। चलिए अब हम भारतीय इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं डिस्कस करते हैं, जैसे 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा की गई थी, 1932 में पूना पैक्ट, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन भी हुआ था, 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था, 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना भी की गई थी, 1947 में भारत के विभाजन की माउंट बैटन योजना तैयार की गई थी, 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि CBI के डायरेक्टर कौन है, तो वो है प्रवीण सूद। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर प्रवीण सूद बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। और स्टडी करके ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ई बुक वाले सेक्शन पर 13 महीने के करंट अफेयर और 1800 MCQs की ई बुक मिल जाएगी। ऐप पर एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जिसमें आपको 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज है वो मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। 2024 की ई बुक भी आपको इसी कूपन कोड के साथ मिल जाएगी। स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। दोस्तों, ऐप पर आपको ये सभी ई बुक मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, जो कि GK GS की ई बुक है जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है। ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं और इसके अलावा टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे, तो इनको भी आप प्राप्त कर लें।